ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। सेकंड ईयर AHDP में है, मेडिसिन में। आज विटामिन B6 की कमी में कल कुछ शब्दावलियाँ मैंने जो आपसे कहा था कि कल मैं इसको, हालांकि लगभग तो क्लियर हो गई थी, लेकिन फिर भी दोबारा अपने इसको कर लेते हैं। जैसे पहला था स्टैगरिंग गेट। स्टैगरिंग गेट का मतलब ये हुआ लड़खड़ा के चलना। और इसके साथ ये जो इनकोऑर्डिनेशन है, मिल के नहीं चला जाए, यानी कि एक पैर इधर रखा जा रहा है, एक इधर, ऐसे चलना, ये हो गया इनकोऑर्डिनेशन। स्टैगरिंग गेट, लड़खड़ा के चलना, यानी कि पता ही ना चलना जाना किधर है, जा किधर रहा है। नशे वाला आदमी जिस तरह से होता है। एनसेफेलोमलेशिया, एनसेफेलाइटिस आपने पढ़ी हुई है, ये मैंने बता दिया था कि ये ब्रेन से संबंधित है। तो ब्रेन के टिश्यू में या तो टिश्यू का लॉस हो जाना, और यहाँ उस टिश्यू का इस्चीमिक हो जाना, ब्लड की सप्लाई बहुत कम हो जाना, जिससे क्या जस्ट लाइक ए पार्शियल पैरालिसिस टाइप जो है हो जाता है। और इसमें क्या होता है, अभी आपने एनसेफेलोमलेशिया में आगे पढ़ भी लिया है कि पक्षियों के अंदर इसमें चूजे जो हैं, अभी पीछे आपने पढ़ भी लिया था कि ये आँखें जो है वो बंद करके बैठ जाते हैं, और क्योंकि पार्शियल पैरालाइसिस हो जाता है तो पंख तो चला नहीं पाते, वो फिर यूं करके लुढ़कते हुए आगे चलते हैं, और एकाएक फिर बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमने ज़रूरी थे ये वर्ड आपके लिए। अब ये हमारे पास परनीशियस एनीमिया मैंने पढ़ा था, इसमें ये गलत लिखा हुआ था, परनीशियस नहीं होता, ये वास्तव में होता है परनीशियस एनीमिया। ये B12 की कमी के कारण परनीशियस, और ये परनीशियस एनीमिया एक्चुअल में होता क्या है, इसको आप नोट कर लें। परनीशियस एनीमिया, परनीशियस में मैक्रोसाइटिक, एक माइक्रोसाइटिक होता है, एक मैक्रोसाइटिक होता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया है जिसमें 50 से 80 वर्ष के मनुष्यों में HCl जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्राव के अभाव में आंतों द्वारा B12 का अवशोषण रुक जाता है। B12 अगर ये HCl नहीं बने, ये बड़ा ही ज़्यादा बनना भी नुकसानदायक है, एसिडिटी है, बन जाए तो कॉज करता है, दिक्कत है। लेकिन अगर ये कम स्रावित हो तो भी ये प्रॉब्लम करता है। तो अगर B12 का अवशोषण नहीं होता, जिससे शरीर में कमजोरी आ जाती है और RBC का आकार बढ़ जाता है, तो इसको परनीशियस एनीमिया कहते हैं। एक हमने नेक्स्ट जो था हमारा, कल हमने देखा था, वो हमने विटामिन B12 के तो नहीं, विटामिन जो है वो बायोटिन 7, विटामिन H और 7 में हमने पढ़ा था मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, तो ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, इसमें जो RBC होते हैं वो अनयूजली लार्ज हो जाते हैं। अनयूजली, एक तो यूजली नॉर्मल में, एक अनयूजली लार्ज हो जाएंगे, मेगा हो जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे, और स्ट्रक्चरली भी एबनॉर्मल हो जाएंगे। जो स्ट्रक्चर होती है उससे भिन्न हो जाएगी उसकी, वो भी एबनॉर्मल हो जाएंगे। और इमेच्योर सेल जो होते हैं, तो ये जो मेगाब्लास्टिक में क्या होगा, इमेच्योर सेल अनयूजुअल लार्ज और स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल जो है, ऐसी रक्त अल्पता जिसमें रक्त में मेगाब्लास्ट पाए जाते हैं, यह है मेगाब्लास्ट। ये होते हैं, इनको मेगाब्लास्ट कहते हैं जब ये RBC इस तरह के हो जाते हैं। तो ये आयरन
फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी के कारण ऐसा होता है। तो ये B12 भी तो हम पढ़ रहे हैं, तो इस B12 में ये हमें ऐसा महसूस होता है, ऐसा हम इसमें देखते हैं। इसको मैगोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट जो था वो था हमारे पास कोलिन में था पक्षियों में स्लिपिंग ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस टेंडन, बैक ऑफ नी जॉइंट में। मैंने आपको तो शायद नहीं पढ़ाया, पहले जो मैं एनाटॉमी में कुछ बच्चों को पढ़ाया कि एक तो लिगामेंट होता है और एक टेंडन होता है। तो टेंडन तो लिगामेंट तो क्या होता है, इधर आप देखें, लिगामेंट जोड़ पर होगा, जोड़ पर, छोटा जोड़ पर, जैसे कैप्सूल है उस कैप्सूल के उसको एक जगह, जैसे पटेलर लिगामेंट है, पटेला बोन को मीडियल, मिडल और लेटरल होते हैं ना 3, तो ये क्या करते हैं उनको और उसके कैप्सूल को, जो जॉइंट में कैप्सूल है, इनको प्रॉपर उसमें रखते हैं पोजीशन के अंदर, जैसे पटेला को पोजीशन में यही रखते हैं। तो ये तो उस जॉइंट को, यानी कि यूं कहिए उस जॉइंट में कैप्सूल है, इधर हड्डी है, इधर हड्डी, इन 2 हड्डियों को आपस में सेट रखते हैं ये जो लिगामेंट है। और टेंडन क्या होता है, टेंडन होता है जैसे, अब आप देखिए इसको आप समझें, ये देखिए ये जो उंगली मेरी उठ रही है इसको ये टेंडन उठा रहा है। टेंडन क्या होता है, मस्कुलर एक बीच का जो लेयर है, सिरा उसका हड्डी के एक जगह पे चिपका हुआ होता है, तो दूसरी जगह दूसरे हड्डी पे जो चिपका रहता है। तो ये क्या करता है, ये पूरा लंबाई होती है, यहाँ से यूँ देखिए ये इसको उठाने में हेल्प करता है। तो यहाँ क्या है, ये देखिए, ये आप देख रहे हो, ये यहाँ तक है, ये पूरा का पूरा, तो ये पूरा टेंडन है। ये जो जोड़ है इस पे लिगामेंट है, ये लिगामेंट से है, इसमें कैप्सूल है। तो जोड़ के ऊपर जो छोटे हैं ये लिगामेंट है, और ये जो मसल का लास्ट वाला पार्ट बहुत ही पतला होकर के एक जगह जो है वो हड्डी पे जुड़ा रहता है, तो ये उसको उठाने में मदद करता है। तो ये हमारे पास, तो इसमें क्या है, स्लिपिंग ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट के बैक साइड में ये होता है। तो क्या करेगा, ये नी को ये इस तरह से बैंड, इस तरह करने में और इस तरह करने में मदद करता है। तो ये क्या करता है, इसमें क्या, ये जैसे मान लो यहाँ लगा हुआ है ये, तो टेंडन, और ये क्या हो जाएगा, अगर ये इसकी कमी हो जाएगी तो ये स्लिप कर जाएगा। जैसे ही स्लिप हो जाएगा तो ये एकदम से टाइट हो जाएगी, इकट्ठा नहीं होगी, लंबाई इधर नहीं होगी, तो ये स्लिप कर जाता है चलते चलते पक्षी में। तो इस तरह से आपके ये 3 या 4 वर्ड थे। कल जो है वो मैं आपको एक आइडियल, तो मेगाब्लास्ट में बड़े होना आरबीसी का ही मैंने एक रफ आइडिया सा दिया था, और एनसेफलाइटिस में मैंने आपको बताया था कि ये एनसेफलाइटिस, एनसेफलोमलेसिया ब्रेन का कहीं डिसऑर्डर है, मैं आपको क्लियर करूँगा। इन कोऑर्डिनेशन और स्टैगरिंग तो मैंने शायद कल भी। अब रह गया एपिलेप्टिक फॉर्म, विटामिन B6 में 5 पे 5 जो है, 5वां विटामिन B6 की कमी। एपिलेप्टिक, पीरियोडिक एपिलेप्टिक मैंने बता दिया था आपको, इसको कहते हैं मिर्गी के दौरे, और पीरियोडिक कहते हैं टाइम टू टाइम, या समय समय पर पीरियोडिक। तो ये सुअर में दौरे, कन्वर्जन्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं। तो ये कुछ आपके वर्ड्स थे, जिसमें परनीशियस एनीमिया था, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, गैस्ट्रोक्नीमियस टेंडन था। तो ये आपको मैंने एकदम से इनको क्लियर किया है। और एक शायद मैंने आपको क्लियर कर दिया था या नहीं, मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन ओस्टियोमलेशिया एंड ओस्टियोपोरोसिस के बारे में आप अच्छी तरह से समझें इसको। ओस्टियोमलेशिया क्या होता है, ध्यान से इसको सुने और हमेशा इस डिफरेंस को याद रखें। ओस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि विटामिन D की कमी से या
एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का नहीं होता, फास्फोरस का नहीं होता। फास्फोरस की कमी से कैल्शियम इम्बैलेंस है। तो जब ये इस तरह का इम्बैलेंस हो जाता है इन तीनों में, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होता ब्लड में और ये हड्डी को नहीं पहुंचते, तो हड्डी के अंदर इनकी कमी आ जाती है कैल्शियम की, तो हड्डी सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट ओस्टोमलेशिया। जब हड्डी सॉफ्ट हो जाती है तो वो क्या करती है, मुड़ जाती है, रिकेट्स हो जाता है, यूँ मुड़ जाती है। देखिए ये सॉफ्ट होना ओस्टोमलेशिया। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जब ओल्ड एज के अंदर बोन ओल्ड हो जाती हैं तो क्या होता है, ब्लड जो है कैल्शियम की कमी को हड्डी से ले तो लेता है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि ब्लड अपने अंदर कभी भी किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होने देता, तो जब तक उसकी कहते हैं ताकत चलती है तब तक। कैल्शियम की कमी आ गई तो ये हड्डी से ले लेगा तुरंत, हड्डी जाए पहाड़ में। लेकिन ये बॉडी का रूल है कि ब्लड के अंदर वो अपना कंप्लीट करेगा। हाँ, जब बोन में ही कैल्शियम खत्म हो जाए तो कह नहीं सकते, फिर अलग बात है। या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए कि बोन से जो कैल्शियम उसमें आ नहीं सका, जैसे थायराइड में इम्पेयरमेंट होने से मैंने आपको हाइपो कैल्शियमिया मिल्क फीवर में बताया था, हड्डी से बोन जो है वो उसमें खून में आ नहीं रहा, इसलिए वो कमी होगी। तो इसके अलावा ये पूरी ताकत लगाता है ब्लड जो है उसको अपने अंदर लेने। तो अब क्या होता है कि बोन से ब्लड जो है ले तो रहा है, लेकिन बोन ओल्ड होगी, रिपेयर नहीं हो रही, तो जहाँ जहाँ से कैल्शियम हटेगा वहाँ वहाँ, जैसे आपने देखा होगा कि अगर दांतों में फ्लोराइड का असर आ जाता है तो दांतों में चिटाक पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा। तो इस तरह के, क्योंकि जहाँ जहाँ से वो बोन हटा हड्डी में, वहाँ वहाँ से कई बार तो छोटे छोटे चिन्ह बन जाते हैं, और कई बार क्या होता है तो उसके अंदर से सुराख भी निकल जाते हैं, यानी कि हड्डी बहुत वीक एंड कमज़ोर हो जाती है। तो ये फ़र्क है दोनों के अंदर। इसमें एब्जॉर्प्शन गड़बड़ाया है, इसमें एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है खून से, खून जो है कैल्शियम हड्डी से तो ले रहा है, लेकिन हड्डी में दोबारा मैन्युफैक्चरिंग उसकी नहीं हो रही, इसलिए वहाँ वो कमी आती है। तो इन दोनों में फ़र्क आप अगर पूछा जाए तो आप इसको आपके लिए बताना ज़रूरी है। क्रेजिचिक हमने कल क्लियर कर लिया था, विटामिन के हमने कंप्लीट हो गया था। अब हमारे पास आज जो है ये सारणियाँ हैं कि हम इसको देखें। मल्टी विटामिन्स के ये तो नाम हैं, कंपनियों के नाम हैं, प्रेजेंटेशन दे रखा है, किस किस नाम से आते हैं, इनमें आपको इनको याद ही करना पड़ेगा और कोई इसके अंदर चारा है नहीं। चलिए मैं इनको आपको, इसमें जो मुख्य है, जो मैंने प्रैक्टिस में लिए हैं फील्ड में, लगभग तो ये सारे ही आ जाते हैं, लेकिन चलिए फिर भी, जैसे इंजेक्शन बेलामिल है, साराबाइड जाइडस का है, 10, 30, 50 ml में वाइल में आता है। और इसमें तो लीवर एक्सट्रैक्ट होता है। डोज है इसमें 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर अल्टरनेट डे फॉर कैटल, समाल में 0.5 से 1 ml एनिमल। इंजेक्शन बीवीनल फोर्ट, बीवी नाड़, ये तो याद ही रह जाएगा, बीवी नाड़ हमेशा, बीवी नाड़ फोर्ट, बीवी नाड़ LMB का है, 10-30 ml, 5 से 10 ml। इंजेक्शन बोफ्लेक्स इंडियन इम्यूनोलॉजी का है, सेम। इंजेक्शन जेनप्लेक्स जेनेसिस फार्मा का है, 30 ml। इंजेक्शन लीवाडेक्स वीरबैक का है, ये कंपनियों के नाम है।
कैटरनवेडी का लीवामिल आता है, साराबाइजाइडिस का इंजेक्शन न्यूरोक्सिन 12V, न्यूरोक्सिन 10 से 30 ml, और इंजेक्शन ट्राइवेट नियोवेट का है 2 ml, 10 ml, 30, 50, और इंजेक्शन बेरिन यानी B1 थायामीन ग्लेक्सो का आता है 10 ml वायल। पहले बेरिन टेबलेट आती थी ग्लेक्सो की, आजकल इंजेक्शन आने लग गया। बेरिन टेबलेट नहीं मिलती है, पहले टेबलेट मिलती थी। विटामिन ए में इंजेक्शन विटामिन ए के नाम से आता है। विटामिन ए वीरबैक का आता है, लेम्बिक का आता है, ग्लेक्सो का आता है। प्रेपलिन फोर्ट इंजेक्शन एल्विन फोर्ट एलवेड का आता है, और इंजेक्शन ऑप्थेल्विट फोर्ट थेमिस फार्मा का। विटामिन ए D3 व ई वेरी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन वीटा या वेट ADE नाम से आता है, या वीटा डी के नाम से आता है। वीटा डी बोलते हैं या इसको वेट ADE बोलते हैं। तो वेट का बोलते हैं विटामिन से ADE, A, D और E तीनों हैं, सारा बाई का 10 ml, तो ये सारी पूर्ति कर देता है। तो आपको ये ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए। इंजेक्शन एप्सिलिन वीरबैक का, इंटाविटा H न्यूवेट का, मल्टीवेट डोश, और कैडिला का आता है प्रोविन स्ट्रेस, और कंसेप्ट का वीटासेप्ट, ग्लेक्सो का मैक्राबिन, डेज का वीटाडोज, एंड एलेम्बिक का साइकोबेल। तो ये नाम से इनके जो इंजेक्शन है B1, B6, B12 इकट्ठे भी आते हैं। न्यूरोक्सिन, न्यूरोबियन, ये तो आम न्यूरोबियन मिल जाएगा आपको। न्यूरोबियन जो एलवेड का है, इंजेक्शन क्लोरूबा साराबाई का है, कैडिला का न्यूरोक्सिन आता है। ये वायल 10 ml में, 30 ml, ये वेटनरी के हैं। ह्यूमन बींग में न्यूरोबियन जो 2 ml या 3 ml का आता है। तो इंजेक्शन न्यूरोबियन, मर्क्स का भी आता है न्यूरोबियन। तो ये भी सेम है, B1, B6, B12 के हैं। अन्य विटामिन में हमारे पास है इंजेक्शन वाइबेलान, ग्लेक्सोकार इंजेक्शन हाईविट, रेनवैक्सी का, ये 30 ml में। हाईविट बड़े ध्यान से लगाना भाई। हाईविट मैं लगा के बड़ा, एक बार बड़ी ऐसी अवस्था आ गई जिसमें बड़ी अच्छी भली गाय हमारे पास आई, और ये एलर्जी करता है, ध्यान रखना। मैं जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको मैं ये हिस्ट्री मेरी ज़रूर बताता हूँ। यहाँ कलेक्ट्रेट में SDM का ड्राइवर, उसकी गाय थी और वो लेके आ गया। अब था क्या ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने उसके, कमजोरी है चलो लगा दो, हाईविट पड़े थे, आए थे सप्लाई में, हमने उसके हाईविट लगा दिया। घर नहीं पहुंची वो, ध्यान रखना। घर तक बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए घर जाते गिर गई, वो भाग के आया। जबकि वो, ये तो शुक्र है भगवान का कि बिल्कुल हॉस्पिटल के बैक साइड में रहता है, पुरानी आबादी में। दौड़ के गए हम, फटाफट गए, डेक्सोना लगाया उसके, एकदम वो इतने बड़े, उस पर एलर्जी होगी, उसको रिएक्शन कर गया, इतने दापड़ हो गए, मुंह जी बाहर। हमने देखा ये मरेगी, लेकिन भगवान का शुक्र है वो बच गई। SDM का जो ड्राइवर था। तो ये हमारे लिए बड़ी एक अनहोनी घटना हो जाती। तो आपको मैं इसलिए इसके बाद, ये सबको करे मैं नहीं बता सकता, ये मुझे अच्छी तरह मैंने देखा ही हुआ है ऐसा। कुत्ते में भी लगाएं, डॉग में भी लगाएं, तो साथ में आवश्यक रूप से डेक्सोना 2 ml 1 ml दे दें उसको, एविल दे दें, ये ज़रूरी है। मैं तो उसके बाद में पहली बात तो यूज़ करता नहीं था, ज़रूरत है तो उसके साथ में एविल दे दिया करता था, ताकि ऐसी अवस्था ना आए। तो ये आज हमने विटामिन्स को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारा 12th चैप्टर, और मैं समझता हूँ शायद लास्ट वन ही होगा मिड टर्म का। यस, लास्ट वन है। ये हमारा चैप्टर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमने कितने मिनट हो गए?
तो हम जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज का 20-22 मिनट का लगभग हो गया है, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। अब नेक्स्ट में हम मिनरल्स के बारे में, ये मिनरल्स और विटामिन आपने फिजियोलॉजी में पढ़ रखे हैं और इनका आपने न्यूट्रिशन में भी आप पढ़ोगे, तो ये 3 जगह पढ़ने के बाद में आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए। मेडिसिन, फिजियोलॉजी और ये अभी न्यूट्रिशन में भी आप ये सारे के सारे एज इट इज़ फिर पढ़ोगे। आप शायद पढ़ा रहे होंगे, आपको ले लिया होगा उन्होंने, सर ने लेक्चर, तो आप इनके बारे में अच्छी तरह से मेन पे आप टिक मार कर लें और इनको अच्छी तरह से याद करें। थैंक यू वेरी मच।